नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट पार्ट 17 पढ़ेंगे। इसमें जितने भी आर्टिकल हैं उनको शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि किस आर्टिकल में क्या बताया गया है। तो पार्ट 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया पार्ट 17 में। तो क्या है इसमें आर्टिकल 343 क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। भाई इंडिया में इतने सारे लैंग्वेज हैं, उन सब में ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट ये डिसाइड किया गया है। तो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये बात ध्यान रखना। दूसरा ये है कि इंडियन जो न्यूमरल्स हैं, इंडियन जो आप बोलते हैं ना, नंबर 1 2 3, इनका क्या मतलब है? ये अलग अलग लैंग्वेज की जो नंबरिंग, इनके सिंबल अलग होते हैं। तो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए इंडिया में जो हिंदी न्यूमरल्स है इनका यूज़ होगा। एक बात ये हो गई, इस आर्टिकल में ये बताई गई है। और कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के 15 साल तक इंग्लिश कंटिन्यू होगा एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि आज़ादी से पहले इंग्लिश लैंग्वेज ही ऑफिशियल लैंग्वेज थी। और उन 15 साल में अगर प्रेसिडेंट साहब ठीक समझते हैं, ट्रांसलेशन जो है वो हो गया है, ठीक है, सब हिंदी में कंफर्टेबल हो गया, तो ऐसे सोचते हैं तो वो इंग्लिश के साथ एडिशनल हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। और जो नंबरिंग सिस्टम है इंटरनेशनल फॉर्म में, देवनागरी फॉर्म में, ये एडिशनल बना सकते हैं भाई, इंग्लिश के साथ साथ ये जो हमारा हिंदी का जो नंबरिंग सिस्टम है उसको भी। और आज़ादी के बाद 15 साल के बाद, ठीक है, उसमें तो भाई अगर प्रेसिडेंट साहब को ठीक लगता है हिंदी को एडिशनल रख लिया, लेकिन 15 साल के बाद क्या? तो 15 साल के बाद पार्लियामेंट लॉ बना सकती है ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, ऑफिशियल लैंग्वेज देवनागरी, हिंदी देवनागरी फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स है, ये लॉ बनाएगी 15 साल के बाद। क्या है हमारी पार्लियामेंट, ये बात बोली गई है इसमें। उसके बाद आर्टिकल 344 में क्या है? कमीशन एंड कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए जो कमीशन है और कमेटी है उनका गठन करना, उसके बारे में आर्टिकल 344 में बताया गया है। भाई इसमें यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के 5 साल बाद और या उसके 10 साल बाद एक कमीशन अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है, एक ऑर्डर करेंगे कि एक कमीशन बनाया जाए। उस कमीशन में कौन लोग होंगे? एक चेयरमैन होगा, और जो 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज हैं उनसे जो लोग आएंगे, हर एक लैंग्वेज से एक लोग, उनमें से जो प्रेसिडेंट ठीक समझेंगे उनको, उन मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे उस कमीशन में। अब ये बात तो होगी यहाँ पे भाई, अपॉइंटमेंट की कमीशन में बंद होगी। इस कमीशन का काम क्या होगा? तो भाई आज़ादी से पहले क्या था, इंग्लिश बोली जाती थी, तो आज़ादी के बाद क्या है, इंग्लिश को कम करना, जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको कम करना और हिंदी लैंग्वेज को एक्सपेंड करके भाई उसका प्रमोशन करना, इस चीज़ का रिकमेंडेशन देगा। भाई फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज में प्रमोशन के बारे में कैसे क्या किया जाए, जो भी बातें हैं वो सारी वो रिकमेंड करेगा ये कमीशन। और कोर्ट हो गया, हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, कोर्ट हो गया, पार्लियामेंट हो गई, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए उस चीज़ का रिकमेंडेशन देगा। और ये किस में बोला गया है? आर्टिकल 348 में बात की गई है, जो हम आगे बात करेंगे। सारे ऑफिशियल पर्पज़ के लिए हम जो न्यूमरल्स हैं वो 1 2 3 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग इंडियन लैंग्वेज में अलग अलग न्यूमरल्स हो गए, उनके भाई सिंबल्स अलग अलग हो गए, तो उनको भी यूज़ में कैसे लाएं, कहाँ कहाँ लाएं, उनको अगर यूज़ में ना लेके आना है तो ये सारे रिकमेंडेशन देना कमीशन का काम है। और इसमें ये कि भाई अगर प्रेसिडेंट साहब को और भी कुछ ऐसा लगता है कि इस मैटर में भी कमीशन को ये काम करना चाहिए, तो वो भी कमीशन को काम करना पड़ेगा। दूसरा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आपस में किस लैंग्वेज में बातचीत हो, ये रिकमेंड करना इस कमीशन का काम है। तो ये कमीशन की ये सारे काम है। और कमीशन ऐसा नहीं है कि एकदम बोल देगा कि भाई इंग्लिश को हटाओ, हिंदी को यूज करो, ऐसा नहीं है। रिकमेंडेशन के टाइम पे कमीशन ये ध्यान में रखेगा कि इंडिया की प्रोग्रेस कैसे हो रही है, इंडस्ट्रियल वे में, कल्चरल वे में, साइंटिफिक एडवांसमेंट कैसी हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए अपना रिकमेंडेशन बनाएगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन हो गए खड़ा होकर बोल दिया कि इंडिया में हिंदी बोली जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल नहीं बोली जाएगी, बंद। जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है उन लोगों के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखते हुए ये कमीशन अपना रिकमेंडेशन देगा। इसमें एक चीज़ मैंने आपको ये कमीशन के बारे में बता दी। अब बात आती है कमेटी। कमेटी में कौन होंगे? पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो उसमें कौन होंगे? लोकसभा और राज्यसभा से मेंबर होंगे। भाई 20 जो मेंबर होंगे वो होंगे, 30 मेंबर होंगे उस कमेटी में। तो 20 जो मेंबर होंगे वो लोकसभा से और 10 जो मेंबर होंगे वो राज्यसभा से, ठीक है। और ये जो मेंबर हैं ये इलेक्ट कैसे होंगे? तो आपस में इलेक्शन हो जाएगा बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू। तो कमेटी मीन्स आपस में कमेटी बनाना, और कमीशन मीन्स ये नहीं कि पार्लियामेंट्री या मेंबर्स होंगे, नहीं, उसमें क्या है, कोई भी हो सकता है, लेकिन विद प्रॉपर एलिजिबिलिटी के साथ में।
अब एक रिपोर्ट तैयार करेगा कमीशन ने रिपोर्ट तैयार करी, वो अपनी जो रिकमेंडेशन है वो प्रेसिडेंट साहब को भेज देंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब उस रिपोर्ट को क्या करेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया, तो पार्लियामेंट्री कमेटी क्या, उसको स्टडी करने के बाद, उस रिकमेंडेशन की स्टडी करने के बाद फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन बताएंगे कि भाई इस रिकमेंडेशन के साथ हमारा ये ओपिनियन है जो कमीशन ने भेजा है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी का रिकमेंडेशन आने के बाद भी उसके हिसाब से उसको पढ़ के प्रेसिडेंट एक डिसीजन लेंगे और डायरेक्शन इशू करेंगे। उसके बाद है आर्टिकल 345 ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ ए स्टेट। भाई स्टेट के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज होते हैं, उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर होता है कि आपस में उस स्टेट में कौन से लैंग्वेज होना चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बनाना चाहिए, ठीक है, या हिंदी को ही बनाना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो जब तक स्टेट लेजिस्लेचर प्रॉपर्ली डिसाइड करके लॉ ना बनाए कोई भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है, तब तक इंग्लिश लैंग्वेज ही चलेगा वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। ये बात बोली गई इस आर्टिकल 345 में, सिंपल सी बात थी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। आर्टिकल 346 में क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर एंड बिटवीन ए स्टेट एंड द यूनियन। यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात कर रही है कि स्टेट टू स्टेट किस लैंग्वेज में बात करेंगे और स्टेट से यूनियन किस लैंग्वेज में बात करेगी, ये इस आर्टिकल में बताया गया है। तो इसमें यही है कि जिस ऑफिशियल लैंग्वेज में स्टेट टू स्टेट कंफर्टेबल है, स्टेट टू यूनियन कंफर्टेबल है, तो उस लैंग्वेज में वो बात कर सकते हैं। अगर 2 या 3 स्टेट को लगता है कि आपस में हम हिंदी लैंग्वेज में ही ऑफिशियल कम्युनिकेट करेंगे, तो वैसे भी वो कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 347 ऑफिशियल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय ए सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट। इसमें ये है कि भाई एक स्टेट ने एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, लेकिन कुछ एरिया में, कुछ क्लस्टर्स में 2 या 3 लैंग्वेज अलग अलग बोली जाती हैं, तो उस केस में क्या करेगा स्टेट, उस लैंग्वेज के बारे में क्या करें। इस आर्टिकल में सारा डिमांड के बारे में बताया गया। अगर कोई ऐसी डिमांड उठती है किसी अदर लैंग्वेज को भी, जो भी क्लस्टर में बताया ना मैंने, कोई और भी लैंग्वेज बोली जाती है, एक स्टेट ने डिसाइड कर लिया ये ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन उसके अलावा भी कोई डिमांड उठती है कि भाई इस लैंग्वेज को हमारी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, तो ये डिमांड किसके पास जाती है, प्रेसिडेंट साहब के पास जाती है। तो वो क्या कर सकते हैं कि अगर 20 से 30% लोग चाहते हैं कि एक और भी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाए वहां, तब प्रेसिडेंट अपना विजडम यूज करके डिमांड देख के भी डिमांड सही है नहीं है, उस लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं पूरे स्टेट के लिए या कुछ पार्ट के लिए, जैसे उनको ठीक लगता है। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि भाई एक स्टेट में एक ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन किसी पार्ट में, किसी अलग क्लस्टर्स में 2 या 3 लैंग्वेज अलग बोली जाती है, जिनका पॉपुलेशन का एरिया 20-30% लोग बोलते हैं। तो उस लैंग्वेज को भी अगर वहाँ से डिमांड जाती तो उस लैंग्वेज को भी प्रेसिडेंट साहब अपनी विजडम से ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। ये बात बोलेगी आर्टिकल 347। उसके बाद आर्टिकल 348 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट एंड फॉर एक्ट और बिल्स के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी, भाई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और एक्ट्स बिल में, पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में। यही है कि जब तक पार्लियामेंट डिसाइड करके, पार्लियामेंट लॉ बना के नहीं बताएगी भाई किस लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, तब तक क्या करेंगे इन सारे डिपार्टमेंट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कौन से क्या यूज़ करेंगे, इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। दूसरा आर्टिकल 348 में ये बताया गया कि गवर्नर ऑफ स्टेट के पास पावर होते हैं प्रेसिडेंट के अप्रूवल लेके अथोराइज करने के लिए कि कोई और लैंग्वेज को, हिंदी या कोई और अदर लैंग्वेज को एज ए स्टेट के लिए, भाई हाई स्टेट में हाई कोर्ट के लिए भाई इस लैंग्वेज को भाई यूज़ किया जाए। ऐसा पावर किसके पास होता है, गवर्नर के पास होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई 2 या 3 स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट है, वहाँ पे कोई दूसरे स्टेट का आगे बोले कि भाई कि वहाँ पे ये लैंग्वेज इस तरह इस हाई कोर्ट में अप्लाई किया जाता है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कोर्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जजमेंट में भी वही लैंग्वेज यूज़ करेंगे, क्योंकि जजमेंट के ऊपर गवर्नर का रूल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। और इसमें यह है कि भाई अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने किसी लैंग्वेज के ऊपर लॉ बना दिया कि भाई ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी या इंग्लिश ही होगी, तो मान लो कोई और लैंग्वेज है जो बना दिया, स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया है, तो उस लैंग्वेज का जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में करते हैं, उसको ऑफिशियल माना जाएगा। अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया किसी लैंग्वेज के ऊपर तो ऑफिशियल होगा वो लैंग्वेज, ठीक है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते हैं तो वो भी ऑफिशियल माना जाएगा। ये बात बोली गई है आर्टिकल 348 में। तो 348 डील करता है किसी लैंग्वेज टू बी यूज इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड फॉर एक्ट बिल, उसके बारे में है कि स्टेट में जो भाई हाई कोर्ट है, ठीक है,
उसमें और स्टेट असेंबली में, पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया है लॉ पास करके, तो इंग्लिश ही यूज़ किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 349 स्पेशल प्रोसीजर। क्या है स्पेशल प्रोसीजर? फॉर एनेक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज रिलेटिंग टू लैंग्वेज। हमने आर्टिकल 348 में पढ़ा कि इंग्लिश में होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेचर में भाई जो ऑफिशियल काम है इंग्लिश में होना चाहिए, आर्टिकल 348 में पढ़ा। इस आर्टिकल में कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद 15 साल तक कोई भी बिल या अमेंडमेंट इसको चेंज करते हुए इंग्लिश को हिंदी कर रहे हैं, ये चेंज जो भी है शैल बी इंट्रोड्यूस। शैल बी इंट्रोड्यूस का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट के सैंक्शन लिए बिना कोई भी बिल हो गया, अमेंडमेंट हो गया, ये लैंग्वेज जो कोर्ट में यूज़ करनी है, पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में यूज़ करना है, तो कोई भी बिल, कोई भी अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते बिना प्रेसिडेंट के सैंक्शन के 15 साल तक। शादी के 15 साल तक बिना प्रेसिडेंट साहब के सैंक्शन लिए बिना ये चेंज नहीं कर सकते इंग्लिश को। भाई उसको हिंदी में करना है तो भाई कि पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो प्रेसिडेंट साहब के सैंक्शन चाहिए। ठीक है, ये बात बोल रहा है आर्टिकल 349। सिंपल इसमें इसका कहने का मतलब ये है कि प्रायर परमिशन लेना है प्रेसिडेंट साहब का ये ऐसा बिल लेके आने से पहले, क्योंकि अगर 15 साल के बीच में अगर कोई ऐसा चेंज कर रहे हो तो भैया सिंपल सी बात है, आप आर्टिकल 348 में चेंज कर रहे हो, क्योंकि उसमें तो बताया गया ऑफिशियल लैंग्वेज 15 साल तक इंग्लिश रहेगी, तो आप उसको चेंज कर रहे हो, तो उसको चेंज करने के लिए प्रेसिडेंट साहब का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। आर्टिकल 349 में ये बात बोल रहे हैं। हमने ऊपर पढ़ा कि भाई कमीशन बनेगा, कमेटी बनेगी, वो ऑफिशियल लैंग्वेज वो चीज़ करके हमने ऊपर आर्टिकल्स में पढ़ा। तो भैया वो कमीशन वो 15 साल में हमने ये पढ़ा था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के 5 साल में, 10 साल बाद में कमेटी बनेगी, वो अपनी रिपोर्ट देंगे, रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट साहब को, तो उसका भी रोल यहाँ पे आ जाता है। उसका रोल ये आ जाता है कि कमीशन अपना रिकमेंडेशन देगा प्रेसिडेंट साहब को, फिर प्रेसिडेंट साहब उस कमेटी को वो भेजेंगे, और प्रेसिडेंट जो कमेटी है वो अपना जो भी ओपिनियन होगा वो प्रेसिडेंट साहब को बताएंगे। उसको देखते हुए, उस सारी चीज़ों को देखते हुए, उस रिपोर्ट को कंसीडर करते हुए प्रेसिडेंट अपना सैंक्शन देंगे कि इस तरह से इंग्लिश को चेंज करते हुए कोई भी बिल या अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करना है, तो अगर करना है तो अगर प्रेसिडेंट साहब सैंक्शन देंगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद है आर्टिकल 350 लैंग्वेज टू बी यूज इन रिप्रेजेंटेशन फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें सिंपल सी बात है, कोई भी ग्रीवेंस है, कोई भी सिटीजन को अगर ऑफिशियल है, कोई भी सिटीजन को, ऑफिशियल को, अथॉरिटी को कंप्लेन करना है, रिप्रेजेंटेशन देना है, किस लैंग्वेज में दे, तो उसको लेके कि कोई भी पर्सन कंप्लेन करना चाहता है जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, जो उसकी लोकल लैंग्वेज है, तो उसमें भी वो कंप्लेन कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। किसी अथॉरिटी को ले लो या कोई जो ऑफिशियल है उसको ऐसी कुछ भाई कंप्लेन करनी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपनी लैंग्वेज में अपनी बात को रख सकता है। ज़रूरी नहीं है जो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज बताई उसी में ही होना चाहिए, नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये है कि भाई वो जो लैंग्वेज वो जिसको मैं वो कंप्लेन कर रहा है वो इंडिया में बोली जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 8th शेड्यूल में हो तो ही वो हो सकता है, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई। सिंपल सी बात है, कोई भी पर्सन अपना कंप्लेन जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है, जो इस कंट्री में यूज़ कर रहे हैं, पूरे कंट्री में कोई भी लैंग्वेज हो, ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल लैंग्वेज में ही होना चाहिए जो स्टेट का है, या ऐसा नहीं है कि जो 8th शेड्यूल में जो बताई गई है 22 लैंग्वेज उसी में से होना चाहिए, नहीं, कंट्री के अंदर यूज हो रहे हैं या हो रहे थे, किसी में भी वो कंप्लेन कर सकते हैं। ये बात बोल रहा है आर्टिकल 350, ठीक है, कि वो अपनी जो लैंग्वेज उसको कंप्लेन करनी है तो किसी भी जो उसकी लोकल लैंग्वेज उसमें वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 350A फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग इन एट प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज पे यहाँ पे जो मदर टंग पे क्या कह रहा है कि भाई जो छोटे बच्चे होते हैं उनके भाई क्या है, मदर टंग में वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, भाई उनकी पकड़ ज़्यादा होती है क्योंकि बचपन से वो वही बोल रहे होते, तो उनकी जो प्राइमरी स्कूलिंग होगी ना वो उसी लैंग्वेज में हो। अब मान लो कोई ऐसा बच्चा है इस एरिए से आता है कि भाई वो जो लैंग्वेज बोल रहा है लोकल, जो उसकी मदर टंग है, वो उस स्कूल में या उस एरिया में, उस स्टेट में नहीं बोली जाती है, तो क्या किया जाएगा, उसके लिए वैसी फैसिलिटी, वैसा टीचर प्रोवाइड किया जाएगा, वैसी अथॉरिटी बनाई जाएगी कि भाई उसको उसकी जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो उसकी मदर टंग में हो। ये बात बोल रहा है आर्टिकल 350A। सिंपल सी बात ये है ना कि वो बच्चा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, मीन्स जो बच्चा हिंदी नहीं बोलता है, हिंदी के अलावा कोई और लोकल लैंग्वेज बोलता है, मीन्स वो जो भी ऐसी लैंग्वेज बोल रहा है जो किसी और देश में नहीं बोली जाती है, कहीं और नहीं बोली जाती है, जैसे नागालैंड में है।
अब वो वहीं की लोकल लैंग्वेज बोल रहा है तो उसको वहीं की वही वो लैंग्वेज आएगी मदर टंग में, तो उसकी ज़्यादा पकड़ होगी। तो आर्टिकल 350A के हिसाब से उसकी जब इनिशियल पढ़ाई होगी, जो प्राइमरी स्टेज की पढ़ाई होगी, तो जो भी वहाँ स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, जो टीचर हैं, वो अथॉरिटी हो गई, वो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है कि उस बच्चे को एडुकेट फैसिलिटी दी जाए ताकि वो जो अपनी प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन है पूरी कर सके अपनी मदर टंग में। और प्रेसिडेंट साहब टाइम टू टाइम इस चीज़ को पूरा करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन इशू करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, इस आर्टिकल में ये बोला गया है। उसके बाद आर्टिकल 350B स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मीन्स एक ऐसी लैंग्वेज को बोलने वाले बहुत कम लोग हैं परसेंटेज में, उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर होता है, अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। और इस स्पेशल ऑफिसर का काम क्या है भाई? ये जो ऑफिसर अपॉइंट किया गया है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, इसका काम क्या है? तो ये क्या करेगा? सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, माइनॉरिटीज़ के लिए सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किया जाएगी, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना, जो जो अपने नज़र में आया, जो जो सारी बातें प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगा, जो जो उसके उनकी डेवलपमेंट के लिए भाई क्या किया जा सके, तो जो भी रिपोर्ट वो तैयार करेगा वो प्रेसिडेंट साहब को भेजेगा। तो दूसरा इसमें ये है कि भाई जो रिपोर्ट तैयार करेगा ज़रूरी नहीं है वो एनुअली प्रोवाइड करनी है या साल में 2 बार प्रोवाइड करनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी प्रेसिडेंट डायरेक्ट करें तब वो रिपोर्ट करते हैं, और प्रेसिडेंट साहब उस रिपोर्ट का क्या करेंगे? वही काम करेंगे जो मैंने आपको पीछे बताया कि दोनों हाउस में उस रिपोर्ट को लेकर आएंगे, और जो भी कंसर्न्स हैं स्टेट में हैं भाई स्टेट उस लैंग्वेज को लेके, तो उस स्टेट के गवर्नर साहब को वो रिपोर्ट भेज दी जाएगी। ये बात बोली गई आर्टिकल 350B में। आर्टिकल 351 डायरेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाएं उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। आर्टिकल 351 में क्या बात बोली गई है कि भैया 40% लोग क्या बोलते हैं? हिंदी प्योर अच्छे से बोलते हैं, 100% लोग हो गए ना इंडिया में, तो जिसमें 30% क्या है, क्या बोलते हैं? कोई मराठी बोलता है, कोई कोंकणी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, लेकिन वो क्या है, सारी भाषाएं जो ये भाषाएं कोंकणी हो गया, गुजराती हो गया, बंगाली हो गया, ये हिंदी किससे निकली हैं? हिंदी से निकली हैं। तो ये लोग भी क्या है, हिंदी के काफ़ी वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये भी हिंदी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो 30% बच गए ना, उनको नहीं आती। तो वहाँ पे क्या है, इस आर्टिकल में यही बताएगी कि हिंदी के प्रमोशन के लिए सरकार जो कोशिश कर सकती है वो करेगी कि एक ऐसी लैंग्वेज तो हो पूरे देश में जो सब बोल सकते हो। भाई देश की यूनिफॉर्मिटी के लिए, देश के प्रोग्रेस के लिए, देश के एसिमिलेशन के लिए एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सब बोल सकें, तो वो हिंदी हो सकती है, क्योंकि मेजोरिटी तो हिंदी बोलते हैं। तो बाकी जो ये लोग हैं 30% बच गए, इनको हिंदी सिखाई जाए। अब यहाँ पे ये जो लैंग्वेज बोलते हैं ना, इनकी लैंग्वेज को ऐसा नहीं इग्नोर किया जाएगा या इनके ऊपर हिंदी थोपी जाएगी, ऐसा भी ना हो, उस चीज़ को भी देखते हुए काम किया जाए, कोशिश की जाए जिस तरह से। और दूसरा ये है, जो ये हिंदी की जो नेचुरल ग्रोथ है, हिंदी का जो जीनस है, फॉर्म्स हैं, स्टाइल है, उसको चेंज नहीं होना चाहिए। जिस तरह हिंदी के वर्ड्स दूसरी भाषा में एसिमुलेट किए गए हैं, उनको मिलाया गया है, यूज़ किया जा रहा है, वो फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए, ये बात बोली गई इस आर्टिकल में। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि भाई हिंदी के प्रमोशन के लिए कौन से आर्टिकल में बताया गया, तो आर्टिकल 351 में बताया गया है। तो होप आपको एक बेसिक सा आइडिया हो गया होगा इस पार्ट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना गाइज, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।